नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर 2 और 3 नवंबर के करंट अफेयर को यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो किन्हीं कारणों से मैं 2 नवंबर की क्लास नहीं ले पाई थी, इसलिए उस दिन का भी जो करंट अफेयर है और आज का करंट अफेयर मिला करके हम एक साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है सेशन को शेयर कर दीजिए आप सब लोग, और साथ ही साथ सेशन से जुड़ जाइए। और डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ मिले, इसके लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, और उनका रिवीजन करिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर का, ठीक है, क्लास। करंट अफेयर से देखा जाए कि लगभग बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इस समय बन रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि वन लाइनर पढ़ के अपना काम चला लें, तो वैसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इन डेप्थ से जाकर के चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, पॉइंट को समझिए कि एक्चुअली किस कारणों से ये चीज चर्चा में है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी चीजों की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पे, और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना की ये पहली जो है वर्टिकल विंड टनल है, ठीक है, जिसका जो है निर्माण किया गया है, कहाँ पे किया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और इसका करेक्ट आंसर इस बी है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो भारतीय सेना ने दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है जिसका नाम है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। वहां पे जो है इसने अपनी प्रथम ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल पवन तरंग का उद्घाटन किया है। किसने किया है दोस्तों? भारतीय सेना ने किया है। इस टनल की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो ये टनल जो है ये अत्याधुनिक सुविधा सैन्य प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन की मुक्त गिरावट स्थिति का अनुकरण करके उनके कम्बैट फ्री फॉल कौशल को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण जो है वो प्रदान करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो जो भारतीय सेना प्रमुख है दोस्तों जनरल मनोज पांडे, उन्होंने जो है इस टनल का, ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है जिसका निर्माण किया गया है हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में, ठीक है, इसका वर्चुअल रूप से उन्होंने उद्घाटन किया भारतीय सेना के प्रमुख ने। ये जो उन्नत पवन या सुरंग की बात करें या टनल की बात करें दोस्तों, तो ये भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है, और इसका विशेषकर उद्देश्य क्या है, तो सैन्य प्रशिक्षण जो विधियां हैं उनमें क्रांति लाना, यानी कि सेनाओं को प्रशिक्षण देना, ठीक है, ये विशेषकर इस जो है उन्नत तरंग का सुरंग का जो है उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पहली जो है भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहा साउथ एशियन रीजन में फूड यहाँ पे फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन विषय पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो कौन सा विषय दोस्तों? साउथ एशिया रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, और ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है दोस्तों, थुनेन संस्था, और किसके सहयोग से? थुनेन संस्था के सहयोग से 30 से लेकर के 1 ठीक है नवंबर तक, 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद है नई दिल्ली में, वहां पे इसने साउथ एशियन रीजन के में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन विषय पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का क्या किया है? आयोजन किया है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, और किसके सहयोग से? थुनेन संस्था के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों नई दिल्ली में है, और ये कहाँ पे? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद के, ठीक है, में इसका आयोजन किया गया। कार्यशाला का बेसिकली उद्देश्य का ये देखें, फसल कटाई के बाद, ठीक है, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, खाद्य अपशिष्ट के आकलन और प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की रोकथाम, घरों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भोजन की बर्बादी की रोकथाम, और फूड बैंक नेटवर्क और सर्कुलर इकोनॉमी की भूमिका जैसे मुद्दों को संबोधित करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप देखिए विवाह शादी में भी बहुत सारे खाने बनते, बहुत वेस्ट किया जाता है खाने का, तो उन सब चीजों का
फसल कटाई के बाद भी बहुत सारे अनाजों का भी नुकसान होता है, ठीक है, प्रॉपर उनको गोडाउन का ना मिलना, ठीक है, उनकी रख रखाव नहीं हो पाना, उसके कारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इन सारी चीजों को संबोधित करने के लिए, इन सारी चीजों का जो एक तरीके से रख रखाव के लिए ये जो है आयोजन किया गया। इस आयोजन में बहुत सारे देशों के जो है हितधारक इसमें शामिल हुए, जैसे कि दक्षिण एशिया के देश भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव से विभिन्न हितधारक जो है इसमें शामिल हुए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में जो है आयोजन किया गया साउथ एशियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये देखिए, युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है युद्धाभ्यास काजिंद किसके किसके बीच में होता है दोस्तों, तो ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भारत और कजाकिस्तान की जो वायुसेना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वायुसेना अभ्यास है उनके बीच में, ठीक है। युद्धाभ्यास काजिंद 2023 कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान के ओटार में हुआ है। तो ये आयोजन किया जा रहा है, देखिए काजिंद, ध्यान रखिएगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला वायुसेना अभ्यास है। 2023 का जो अभ्यास होने जा रहा है वो हो रहा है, वो कहाँ, कजाकिस्तान के ओटारा में। और ये ओटारा में यहाँ पे इस भारतीय सेना की तरफ से किसने भाग लिया है दोस्तों, तो भारतीय सेना, ठीक है। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना के 120 सदस्य दलों ने जो है कजाकिस्तान के लिए रवाना हुए। और ये अभ्यास जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 11 नवंबर तक चलेगा। इससे भारतीय सेना की तरफ से कौन शामिल हुआ है, तो भारतीय सेना के दस्ते में देखा जाए दोस्तों तो डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के 90 जवान शामिल हुए, जबकि कजाकिस्तान के दस्ते में देखा जाए कजाक ग्राउंड फोर्स के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के जो जवान है वो शामिल हुए हैं। सैन्य दस्ते के अलावा और कौन शामिल हुआ है, तो दोनों देशों की जो वायुसेना के 30 जवान भी जो है इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। बात करें इस अभ्यास की शुरुआत की दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाले जो काजिंद अभ्यास है, इस संयुक्त अभ्यास का जो शुरुआत हुआ था 2016 में हुआ था। उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इस वर्ष जो है अभ्यास को दोनों देशों के दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के आदेशानुसार आतंकवादी यहाँ पे, ठीक है, माफ करिएगा, आतंकरोधी ऑपरेशन का अभ्यास करना है, ठीक है। इसके अलावा ड्रोन के संचालन का भी ये क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जनरली पूछा जा सकता है कि ये जो है अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 2023 का कजाकिस्तान के ओटार में ये जो है, ध्यान रखिएगा, काजिंद किसके किसके बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। इस अभ्यास की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी न्यूज में चर्चा में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाणक्य रक्षा संवाद 2023, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चाणक्य रक्षा संवाद जो कि कार्यक्रम है दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया ये भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे किया, किसके सहयोग से, तो ये सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के साझेदारी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस संवाद की बात करें दोस्तों तो ये पहला संस्करण, ठीक है, चाणक्य रक्षा जो संवाद है जो कि भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, किसके सहयोग से, तो यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के साथ। तो ये जो है पहला संस्करण है और ये आज यानी कि 3 नवंबर से शुरू होगा और ये 4 नवंबर यानी कल ये समाप्त होगा। और ये नई दिल्ली के, ठीक है, मानकशा सेंटर में इसका आयोजन हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आयोजित किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा और यहाँ पे जो है ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, चाणक्य रक्षा संवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, HLA यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सैफरॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया। तो ये पूछा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह के बनाए जाने के उद्देश्य से HAL ने सैफरॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है। और सैफरॉन एयरक्राफ्ट जो है वो किस देश की कंपनी, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रांस की कंपनी है, सी इज करेक्ट आंसर। तो HAL यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, HAL का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और यहाँ पे सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन ने एरोस्पेस में औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किस क्षेत्र में दोस्तों, सहयोग करने के लिए एरोस्पेस के क्षेत्र में। HAL संयुक्त रूप से देखा, अगर हम HAL की बात करें तो ये संयुक्त रूप से भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर विकसित करते हैं, ठीक है। तो ये हर तरह का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर विकसित करने का, ठीक है, भारत में कौन करता है, HAL करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो LEAP इंजन के पुर्जों का भी ये क्या करता है, निर्माण करेगी। विमान उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और अग्रणी फ्रेंच एरोस्पेस इंजन डिजाइन
ठीक है, इंजन डिजाइन, विकास और विनिर्माण कंपनी दोस्तों जिसका नाम है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, कहाँ की है? फ्रेंच की है कंपनी। इन्हें देखा जाए औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह रणनीति साझेदारी विमान क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करती है, भारत के एरोस्पेस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है? तो न्यूट्रिनो डिटेक्टिव, ठीक है, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप होगा। किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है चीन के द्वारा। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। चीन है, चीन घोस्ट पार्टिकल, जिसे देखिए इसे घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है, न्यूट्रिनो और घोस्ट पार्टिकल या फिर न्यूट्रिनो नामक, ठीक है, एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है, ट्राइडेंट नाम दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कहां पे किया जा रहा है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा दोस्तों, किससे संबंधित? न्यूट्रिनो डिटेक्ट करने से संबंधित। और इस टेलीस्कोप का नाम क्या है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, ट्राइडेंट। ये इंपॉर्टेंट, इसका नेम इंपॉर्टेंट है। ये जो है चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण करके एक अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। इस विशाल सुविधा का प्राथमिक मिशन क्या है दोस्तों? घोस्ट पार्टिकल, जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं, इसके ये जो ये कण होते हैं, इन कणों का पता लगाना इस दूरबीन का काम होगा। यह महत्वाकांक्षी उपक्रम के परिणाम स्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप तैयार होगा। वर्तमान में देखा जाए सब दुनिया का सबसे जो है बड़ा जो है न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप कौन सा है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो सबसे व्यापक न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप मेडिसिन, ठीक है, यहाँ पे विस्कासन विश्वविद्यालय में आइस क्यूब है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक में ये गहराई से स्थित है। इसमें देखा जाए 1 घन किलोमीटर बर्फ में फैले गए सेंसर शामिल है। जो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों ट्राइडेंट, जो कि 2030 से इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसको चीनी भाषा में देखिए क्या कहा जाता है? ओशन बेल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लिंग। ठीक है, और ये पश्चिमी महासागर में जो सतह से कितने नीचे गहराई पर इसको लगाया जाए स्थापित होगा ये दोस्तों? तो 11,500 फीट की, लगभग अगर हम देखें तो 3,500 मीटर की गहराई में इसको फिट किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देखिए ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का जो निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, वो चीन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? ट्राइडेंट। और कहां पे इसको स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिमी महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, लगभग सतह से, ठीक है, नीचे 11,500 फीट की गहराई में। और अगर पूछे वर्तमान में कौन है दुनिया का सबसे बड़ा? आइस क्यूब। ठीक है, जिसको कहां पे है ये लगा हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है विस्कासन विश्वविद्यालय में और ये अंटार्कटिक में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे सतर्कता, ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सतर्क रहिए आप सब लोग, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जो कि कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है, उस दिन से ये शुरुआत होता है, 6 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, माफ करिएगा दोस्तों, ये जो है ये जो इसका करेक्ट आंसर इज ये नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज यहाँ पे हमें बात करना है, ठीक है, सतर्कता से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर के 5, ठीक है, नवंबर तक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है दोस्तों वो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो कि 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे, ये इसकी थीम है। उसी के साथ साथ हमने दोस्तों 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती बनाई, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष कहते हैं, और उन्हीं के स्मरण में जो हर साल जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान क्या किया जाता है दोस्तों? नागरिकों को उनकी सत्यनिष्ठा के प्रति क्या कराई जाती है? तो सभी को जो है प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि वो सत्यनिष्ठ है। साथ ही साथ जो है, चूंकि जागरूकता सप्ताह है, ठीक है, जागरूकता सप्ताह अभियान है, और इसके प्रति जो है चूंकि लोगों को जागरूक करना, नागरिकों को किसके प्रति? तो यहाँ पे नागरिकों की भागीदारी के जरिए सार्वजनिक जीवन में अखंडता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का ये समर्थन करता है।
देखिए, इस दिवस का जो आयोजन किया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा किया जाता है और यहाँ पे हम इस आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि सरकार के द्वारा इसको गठित किया गया था। कब किया गया था? 1964 में, फरवरी 1964 में एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, जिसका नाम है केस संथानम कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो केस संथानम कमेटी जो कि भ्रष्टाचार निवारण समिति थी, ठीक है, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक सरकार के द्वारा गठित किया गया था, ठीक है, कमीशन गठित किया गया था, समिति गठित की गई थी और उसी समिति के सुझावों के आधार पर, उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने फरवरी 1964 में क्या किया? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया। इस आयोग को आगे चलकर के वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब दिया गया दोस्तों? संसद के द्वारा। तो एक अधिनियम पारित करके, कौन सा अधिनियम था? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। और इसी अधिनियम के तहत जो है इसे सीवीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया। अगर हम सीवीसी की बात करें दोस्तों तो ये एक स्वतंत्र निकाय है और ये केवल और केवल संसद के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो ये रिपोर्ट जो है अपनी राष्ट्रपति को सब प्रस्तुत करती है। एक एक लाइन इसमें से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक अन्य दिवस की बात कर लेते थे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों एक दिवस की स्थापना की जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस, जो कि 29 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट 29 अक्टूबर को मनाया गया और ये महिलाओं और लड़कियों पर, ठीक है, अवैतनिक देखभाल, घरेलू काम के असमान बोझ को पहचानता है, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के इन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण जोर देता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, ठीक है, 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों? तो जो भारत के पहले गृह मंत्री हैं, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। और इस साल 2023 की बात करें दोस्तों तो इनकी 147वीं जो है जयंती थी। ठीक है, किसकी? जो लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की। राष्ट्रीय एकता दिवस देखिए क्या है दोस्तों, तो एक तरीके से हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की दिशा में हमारे राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत और लचीलेपन की पुष्टि करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, इस दिवस का बेसिकली उद्देश्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो अब देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की दो लिस्ट होती है दोस्तों, एक ग्रे लिस्ट होती है, ठीक है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो ग्रे लिस्ट में जनरली निगरानी करने के उद्देश्य से रखा जाता है। देखिए, कुछ देश हैं जो फंडिंग करते हैं, देखिए वहां पे एक तरीके से फंडिंग हो रही होती है, वहां पे टेररिस्टों को फंडिंग हो रहा होता है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है। तो एक तरीके से उन देशों को, ठीक है, वार्निंग पे तौर पे पहले तो निगरानी के तौर पे रखा जाता है, तो ग्रे लिस्ट। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रे लिस्ट से कुछ देशों यानी कि उन पर निगरानी रखी गई थी और वो देश जो है अपने में सुधार किए, वहां पे अपने जो अगर वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि हो रही थी तो उसको रोके, अगर वहां पे कोई फंडिंग हो रही थी टेररिस्टों को तो उनको भी उन्होंने रोका। ये देश कौन से दोस्तों? पनामा भी है, जॉर्डन भी है, अल्बानिया भी है, यानी कि उपयुक्त तीनों देश जो है। ठीक है, तीनों देश के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो है हाल ही में ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, जिसमें से कौन कौन है? कैमन आइलैंड्स है, पनामा है, जॉर्डन है, अल्बानिया और इस सहित कई देशों को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ठीक है, बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल भी किया गया। अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था 1989 में किया गया था, तब ये सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से किया गया था। बाद में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हुई दोस्तों, उसके बाद इसमें देखिए टेररिस्ट एक्टिविटी को भी शामिल कर लिया गया। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक अंतर सरकारी निकाय है और ये किन किन कार्यों पे, किन किन चीजों पर निगरानी करती है या जिम्मेदारी वो करती है, ठीक है, शक्ति करती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, या और फिर काले पैसे को यानी कि सफेद पैसे में बदलना, मनी लॉन्ड्रिंग कर देना। आतंकवादी वित्त पोषण, अगर किसी देश में आतंकवादियों को वित्त पोषित किया जा रहा है, आतंकवादियों को शरण दी जा रही है, तो ऐसे देशों को निगरानी करना, उन पर शक्ति से कार्रवाई करना। ठीक है, प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है कौन? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका सचिवालय देखिए को दोस्तों कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, किसके मुख्यालय में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे OECD का मुख्यालय है पेरिस में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इस आर्थिक और विकास जो संगठन की जो बिल्डिंग है, जो मुख्यालय, उसी में जो है FATF का हेडक्वार्टर भी है। इसका गठन 1989 में किया गया था। तत्कालीन जो समय G7 मेंबर्स थे उनके द्वारा एक पेरिस में बैठक हुई थी, उसी बैठक में इसकी स्थापना की गई थी। FATF देखिए दो लिस्ट बनाता है, ग्रे लिस्ट बनाता है और इसमें देखिए किन देशों को शामिल करता है, जिसमें क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं, जैसे जो संगठन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, यहाँ पे आतंकवाद
रोधी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते। इस लिस्ट में रखे गए देशों को तब तक निगरानी में रखा जाता है जब तक कि उनके नियामक ढांचे की पहचानी गई, ठीक है, कमाई का समाधान नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से इनको निगरानी लिस्ट में रखा जाए, जिससे ब्लैक लिस्ट में ये होता है कि डिक्लेयर यहाँ की सरकार के द्वारा, एक तरीके से ये है कि यहाँ के लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज कराई जा रही है, ठीक है, उनको वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट में, देखिए ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश है वर्तमान में, ईरान है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, ये रशिया को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है, ये सब देश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में अबुआ आवास योजना शुरू की गई? तो ये किया गया दोस्तों झारखंड में, ठीक है। तो आवास से संबंधित है, तो झारखंड कैबिनेट ने देखा जाए हाल ही में जो अबुआ आवास योजना थी उसको मंजूरी दे दिया है। और इसका उद्देश्य क्या, जो बेघर व्यक्ति हैं, बेघर व्यक्तियों को 8 लाख पक्के घर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो जितने बेघर लोग हैं राज्य में, ठीक है, लगभग 8 लाख लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस आवास योजना की शुरुआत की गई है। क्या नाम है, अबुआ आवास योजना, ठीक है। झारखंड कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दिया है। ये जो है 16,320 करोड़ रुपए का ये टोटल बजट है इस योजना का। और इस योजना के तहत जो है इस योजना को 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें जो है चालू वित्त वर्ष में जो है 2 लाख घर, फिर अगले साल यानी कि चालू वित्त वर्ष से तात्पर्य दोस्तों 2023 से 24, फिर 24 से 25 में 3.5 लाख, फिर 25 से 26 में 2.5 लाख घर जो है बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि बहुत सारी केंद्र की योजनाएं थी वो अच्छे से एक तरीके से सफल नहीं रही, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, अंबेडकर आवास योजना सहित कई ऐसी आवास योजनाएं थी जो है सभी लाभार्थियों को, जो इसके पात्र लाभार्थी थे उनको कवर करने में असमर्थ थी, जिस कारण से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया अबुआ आवास योजना को क्रियान्वयन करने का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के यहाँ पे 4 दूरस्थ जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है? तो 4 दूरस्थ जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किस कंपनी के द्वारा किया गया, यानी कि दूर दराज जो रिमोट एरिया है वहां पे हाई स्पीड का इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया। तो ये रिलायंस जियो के द्वारा, ठीक है। तो रिलायंस जियो ने राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूर दराज के जो क्षेत्र है, जो रिमोट एरिया जहां प्रॉपर नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे क्षेत्रों में हाई स्पीड का नेटवर्क पर जो है विस्तार करने के उद्देश्य से भारत के पहले उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा, ठीक है, जियो स्पेस फाइबर की पेशकश किया। किसने किया दोस्तों? रिलायंस जियो ने। भारत के अग्रणी दूरसंचार प्रदाता रिलायंस जियो, ठीक है, यहाँ पे जो है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। यह अभूतपूर्व पहल का आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अनावरण किया गया और ये देश की पहली उपग्रह संचालित गीगा फाइबर सेवा का प्रतिनिधित्व करती है। इस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है दोस्तों? जैसा कि हमने बताया, जो भारत के पहले से जो वंचित क्षेत्र है, जहां पे भी नेटवर्क नहीं पहुंचा है, दूर दराज के क्षेत्र है, वहां पे जो है ऐसे क्षेत्रों पे जो रिमोट एरिया, वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट की जो है पहुंच को विस्तारित करना इस उद्देश्य से किया गया। रिलायंस जियो दूरसंचार विभाग जो है, यहाँ पे रिलायंस जियो की बात करें तो ये दूरसंचार विभाग से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिटी के यहाँ पे कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस वाली ये 2 कंपनियों में से एक है। दूसरी कंपनी कौन सी है दोस्तों? भारतीय एयरटेल लिमिटेड और यूनाइटेड किंगडम सरकार की वन वेव संयुक्त उद्यम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि भारत के दूर दराज क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो शुरू की गई है वो रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया गया। और आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? ये किया गया नीता अंबानी को किया गया, ठीक है। यहाँ पे जो है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन है दोस्तों नीता अंबानी, उनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में किया गया है और ये रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक है, साथ ही साथ चेयरपर्सन है नीता अंबानी। इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी को यह पुरस्कार परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रदान किया गया है। वही बात करें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की, तो ये देखिए प्रदान किया जाता है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस अवार्ड में अमेरिका और भारत के 6 कॉर्पोरेट अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो इस बार का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो सम्मानित किया गया नीता अंबानी को किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की।
और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि देश में मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। किस देश में दोस्तों? ये किया गया मंगोलिया में। तो मंगोलिया में फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया गया मुफ्त। हाल ही में अवशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत में कैंसर की दर सबसे अधिक रही कहाँ, किस राज्य में दोस्तों? मिजोरम में रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे बनाया? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। ठीक है। मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में प्रतिशत के गिरावट कितनी दर्ज की गई दोस्तों? 7.5%। ठीक है। चलिए अब आप मुझे मनरेगा के बारे में बताएंगे। दोस्तों मनरेगा जो है इसका पहले फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। मनरेगा की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष किया गया था? ठीक है। किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रारंभ में इसका नाम क्या था? बाद में इसका क्या नाम हुआ? किस वर्ष इसका नाम बदला गया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।